हेलो गाइस। आज के नए सेशन में फिर से स्वागत है। फिर से थोड़ी मांडबाजी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डील करते हैं, जो कि यूपीएससी में कभी ना कभी ज़िंदगी में तो पूछेगा। नाउ व्हाट इज इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी? इंटीग्रिटी ये ना स्पेलिंग, हाँ सही तो लग रही है मेरे को। ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी मिल जाएगा। इसमें कहाँ, इंटरव्यू के पार्ट में उसमें कहा गया हम आपकी इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी को भी देखते हैं। तो आज हम भी देख लेते हैं क्या है इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। इसका मतलब ये होता है कि हमें हमें मतलब सभी लोगों को हमेशा ट्रुथ को देखना चाहिए और सीख करना चाहिए, है ना। अब वो बात अलग है कि वो हमारे पर्सनल बिलीफ से सही हो जाए ना। कभी कभी हो जाता है ना कि जैसे कोई है, मोदी जी को बहुत पसंद करता है, लेकिन अपन कुछ कमियां बता दो कि नहीं है यहाँ ये गलत कर रहा है, लेकिन भाई को बिल्कुल भी सब्र नहीं होता कि वो मान ले। वो कहे नहीं मोदी जी तो महान। हम भी बोलते जा जनाब महान है, अच्छी बात है, यहाँ तो गलती कर सकते हैं। वो बोलते हैं नहीं, अंधभक्त। तो उन अंधभक्तों के लिए ये डेफिनेशन बहुत अच्छी है। अब इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी मीन्स always seeking truth regardless of whether or not it agrees with you, it agrees with your personal belief। ये इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी। अब इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का एक एग्जाम, हाँ ये थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक बता रहा है ना, तो मैंने हड़स के ग्रामेटिकल मिस्टेक किया। अब एक एग्जांपल से हम ये समझते हैं कि कैसे यूपीएससी हमसे बोल रहा है कि इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी रखनी चाहिए। आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स में प्रीलिम के सिलेबस में न्यू डिस्कवरीज की बात की है ना। आपको मालूम होगा न्यू डिस्कवरीज के बारे में वो पूछते हैं, तो वो इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको न्यू, वो क्यूरियोसिटी है कि नहीं। और वो क्यूरियोसिटी से फिर वो नापते हैं कि आप इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी है कि नहीं। ऐसा ऐसा मैंने एक बुक में पढ़ा था एग्जाम्पल के तौर पे। तो इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी इन्वॉल्व बोथ सीकिंग एंड वैल्यूइंग द ट्रूथ। सीख भी कर रहे हैं, हम उस वैल्यू को भी रख रहे हैं, और इस तरह से हम विलिंग टू चेंज दैट अंडरस्टैंडिंग इन लाइट ऑफ द न्यू इन्फॉर्मेशन। बस इसके वजह से हम, जैसे ये न्यू डिस्कवरी एक एग्जांपल है, मैंने पढ़ा था इसलिए शेयर कर दिया। बीइंग विलिंग टू चेंज दैट, तो हम सामने वाले का भी पॉइंट देखते हैं ना। इमोशनल इंटेलिजेंस में एक है ना सेल्फ अवेयरनेस कंपोनेंट, तो वहाँ भी एक अच्छा है कि वहाँ से भी हम सीख सकते हैं। बट इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी हमें यही बताता है, उसकी वजह से हम चेंज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई बोल दे कि यार वायु सब, मतलब आप क्यों अपोज करते हो गवर्नमेंट को, तो हम रीजंस दे देते हैं कि इस वजह से अपोज करते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम्हारा ये गलत है, मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। फिर हम बोलते हैं कि हाँ जनाब, फिर हम एक एंगल से देखते हैं हाँ कुछ तो किया है, तभी तो जीत रहे हैं इलेक्शन में। सो दैट इज़ व्हाट, इन लाइट ऑफ, ये पूरा कर दूँ, इन लाइट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन। हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं इम्पार्शलिटी का। व्हाट इज इम्पार्शलिटी? इसमें तो मैं मक्खन की तरह समझा दूंगा आपको। एंड नॉन पार्टीशनशिप भी, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में।
पार्टीशनशिप। यूपीएससी में 2016 में व्हाट इज इम्पार्शलिटी नॉन पार्टीशन, हाँ ये दो ये 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन ये था, वाई शुड इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप be considered as the foundation value in public services, especially in the present day socio-political context. Illustrate your answer with भोले भाले एग्जाम्पल्स हैं, बताना था ये। अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी डाल दूंगा, बाकी अभी तो हम सिर्फ डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। बाकी इसको मैं बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ पप्पू की तरह। देखो मैं कहाँ से लेके आता हूँ, मेरी क्रिएटिविटी एथिक्स पे गया, ये रहा। इतनी मोहब्बत हो जाएगी मेरे से कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। देखो हो रही होगी ना, थोड़ी थोड़ी मोहब्बत तो हो रही होगी, ऐसा नहीं है, मेरे को विश्वास है मोहब्बत तो होगी। खिसक जाओ यार, अबे बाहर आके रही तो बेवकूफ़ ही निकला यार। चलो ठीक है। अब देखो ये सिविल सर्वेंट है ना, ये सिविल सर्वेंट है, ये लौंडा है ना। अब ये क्या कर रहा है, ये इसके हाथ में इसने तराजू लेके बैठा है ना। ये क्या बोल रहा है, इम्पार्शल मैं बनूंगा, नॉट टू गिव अनजस्टिफिबली फेवर। ये मेरी लिपसिंग हो रही है ना, तो थोड़ा देख लेना। अब नॉन पार्टीशन पाथ क्या होता है कि भी ये पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। हम ना ही बीजेपी के हैं, ना ही कांग्रेस के, ना ही तृणमूल कांग्रेस के, ना ही किसी के हैं, हम सिर्फ अपने हैं, समझ रहे हो ना। ये तो ये 2016 में पहुंचा गया है। तो इम्पार्शलिटी क्या है, तो हम ये डेफिनेशन पूछेंगे तो हम डेफिनेशन लिख देते हैं। इम्पार्शलिटी मीन्स that the authority is not expected to unjustifiably favor। ये पता भी है, ये ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का प्रॉब्लम है ना, तो ये यू आएगा ही, वरना मत समझना कि स्पेलिंग मिस्टेक की मैंने, है ना, समझ लेना। Impartiality means that the authority is not expected to unjustifiably favor or discriminate against particular individual or interest। ये बिल्कुल तराजू लेके अपन को चलना है, उसकी बार आगे हुई है, चाहे कुछ हो जाए। ये होगा इम्पार्शलिटी, चाहे कुछ हो जाए हम देश का नाम रोशन करके ही रहेंगे। अब नॉन पार्टीशनशिप, नॉन पार्टीशनशिप क्या किया, इस पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट so that they are in better condition or better position to serve government of the day to the best of their abilities। नॉन पार्टीशनशिप मतलब पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है, इसकी डेफिनेशन यही लिख देते हैं। ये इससे ज़्यादा नहीं है। अब ये क्यों है, तो ये हमारा एग्जांपल ये दे सकते हैं। सो दे आर इन बेटर पोजीशन टू सर्व दी गवर्नमेंट। इनको गवर्नमेंट में भी काम करवाना है और उसके साथ साथ इम्पार्शियल भी रहना है और नॉन पार्टीशन भी रहना है ना। तो ये हमारे पास बहुत बड़ी विडम्बना है कि लड़की सामने खड़ी है, प्रपोज भी कर रही है, लेकिन अपन को हाँ नहीं बोलना है। बी और सख्त लौंडा, तो वो ये सख्त लौंडों के लिए ही है ये ना, ऑफ द डे। टू दी बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, जितनी एबिलिटी है आपके पास, समझ रहे हो ना, सारी लगा देना, बस सख्ती रहना है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन, है ना।
अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन और डील कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरे पास कितनी बची है? 16। ना व्हाट इज सिविल सर्विस एथिक्स, ये वो देख लेते हैं। ये तो मेरे पास डेफिनेशन होगी। रुक जाओ। व्हाट इज सिविल सर्विस एथिक्स। अभी सिविल सर्विस एथिक्स क्या है, पहले हम एथिक्स को और देख लेते हैं ना। चलो इसके बाद देख लेंगे एथिक्स। एथिक्स अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 डाल के। व्हाट इज एथिक्स, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं एक बार। मोरल प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स अ पर्सन बिहेवियर और अ कंडक्ट ऑफ एन एक्टिविटी। मतलब समझाऊंगा। दैट गवर्न्स that governs a person behavior or a conduct or the conduct or the conduct of an activity। ये मोरल प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल जो हमारे बिहेवियर्स को और हमारी एक्टिविटी को मेन दिशा दे देता है। ऐसी दिशा तो मेरी क्लासमेट थी, मेरे को तो कहीं नहीं मिली। चलो ठीक है। व्हाट इज सिविल सर्विस एथिक्स। अब ये ऐसा है कि जैसे सिविल सर्विस में हम ज्वाइन हो गए, हम मतलब आप सब लोग ज्वाइन हो गए। ज्वाइन करने के बाद आप लोगों ने मलाई मारी बैठे बैठे, आपने सोचा अब क्या है, किसी को भी ठोक देंगे आईपीएस वाले, अपना ही बल्ला है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमें मानना है तब में आएगा घमंड और हम करेंगे चूर। तो उन्होंने भी ये ऐसे मोरल नॉर्म्स बना लिए और ऐसे स्टैंडर्डाइज बिहेवियर बना लिए कि भैया वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे आप देखें एग्जाम्पल से समझते हैं हम, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है इंडियन आर्मी। ये बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, हर जगह बहुत अच्छे फिट हो जाते हैं ये सब के सब। इंडियन आर्मी कितना भी वाहियात लौंडा हो, एनडीए पहुंचा, एनडीए वाले टाइट कर देते उसे, लिटा लिटा के भूत बना देते हैं उसे, बिल्कुल ऐसा टाइट कर देते हैं। फिर वो बिल्कुल स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्या बात करना है, क्या बोलना है, कैसे रहना, सब बिल्कुल स्टैंडर्ड। तो वो वहाँ का नॉर्म्स है, उस तरह से वो रहती हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट ऑफ मोरल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्डाइज्ड बिहेवियर। ये क्या है यार, पैटर्न्स expected from every professional public administrator। ये हो गया भाई डेफिनेशन। इज कंसिडर्ड, ये कुछ स्टैंडर्ड लिख रहा हूँ ना, एज दी सिविल सर्विस ethics a set of moral norms and standardized behavioral pattern expected from civil professional public administrator। तो मैंने बताया था ना, वैसे इंडियन आर्मी में भी वो लेफ्टिनेंट ये सब एनडीए वाले, तब एनडीए नहीं, हर जगह एयरफोर्स एकेडमी सब जगह वो ऐसे ही मारपीट के सब सही कर देते हैं।
तो ऐसे ही सिविल सर्विस में जो भी सिविल सर्वेंट बनेगा उसको भी वही टाइट करके रखेंगे कि ऐसे ही रखना है आपको, अब आप मानो चाहे ना मानो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इसको हम देख एक इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छा है, उससे देख लेते हैं। हाँ ये इमोशनल इंटेलिजेंस। ये आप देखना, दो मोहतरमा गप्पे लड़ा रही हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड एंड मैनेज आवर ओन इमोशन, recognize, understand and influence the emotions of the others। ये है डेफिनेशन, वो ये डेनियल भैया ने खुद दी है, हमारे डेनियल गोलीमैन ने। उनकी एक बुक भी है जिसे आप पढ़ सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे, हाँ तो वो आप देख लीजिएगा। तो ये डेनियल गोलीमैन ने कहा है इमोशनल इंटेलिजेंस is defined as the ability to recognize, understand and manage our own emotion। अब इसी के साथ साथ recognize, understand and influence the emotions of the other। ये हो गया भैया, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सिविल सर्विस में, ऐसा यूपीएससी बोलता है। तो इसके देखिए, ये अभी एग्जांपल हम देख लें, एग्जांपल्स भी देख लें। प्राइम मिनिस्टर मोदी भाई, मेरे को तो लगता है बहुत इमोशनल इंटेलिजेंस है। कितनी भी गाली बक लो, कितना भी कुछ बोल लो, रिप्लाई आएगा ही नहीं भाई का। भाई का रिप्लाई आएगा तो अपने लेवल पे आएगा। तो फिर भी लगता है ना यार, कोई क्रिटिसाइज करता फिर भी शांत रहना, उसके इमोशंस को बिल्कुल सेटल हो जाने देना। हम भी तब सामने बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल घर ही में देख लो, अगर माँ है ना 10 बातें सुना देना और अपन सुन लो, फिर देखो शांत, बिल्कुल शांत हो जाएगी फिर माँ, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी है इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना। एग्जाम्पल मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसा ले लिया क्योंकि हम लोग पीएम को सुनते ही हैं और सोशल मीडिया पे देखते ही रहते हैं, तो इसलिए बढ़िया एग्जाम्पल है। हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स की स्पेलिंग गलत है, इमोशनल इंटेलिजेंस। कंपोनेंट्स भी मैंने बना के रखे हैं, थोड़ा जल्दी समझ में ये है। तो इमोशनल इंटेलिजेंट होने, एक और है डेनियल गोलीमैन की बुक में, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से बताया कि किस तरह से इमोशनली इंटेलिजेंट बना जा सकता है, लेकिन सब थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल पे ही ये बना जा सकता है। तो ये सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल। ये सोशल स्किल की स्पेलिंग गलत है ना, SOCA IL लिखा है, चलो ठीक है, ये गलत है। तो ये कंपोनेंट्स हैं। अब स्टार्टिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ अवेयरनेस।
यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमें खुद को अंडरस्टैंड करना है, और इसमें आता है एक और, शायद इसकी बहुत अच्छी, हाँ ये रहा, सेल्फ अवेयरनेस। इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ अवेयरनेस। उस सेल्फ अवेयरनेस में भी 3 कंपोनेंट है। पहला इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, सेकंड सेल्फ असेसमेंट, और फिर लास्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग आवर ओन फीलिंग्स, है ना। फिर उसको असेस करना है, पिन पॉइंट करना है क्या है, और एक्सप्लोर भी करना है हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, है ना। और लास्ट में आ जाता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू मेंटेन कॉम्पोजर इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन। मतलब सामने वाला बिल्कुल लपक के आपकी बैंड बजा रहा है, लेकिन आप बिल्कुल शांत हैं, मेरा टाइम आएगा, बस वही वाली कहानी है। एक और इसमें से आप फोटो मिल जाएगा, यही है, सॉरी, एक और सेल्फ अवेयरनेस में हेल्प करेगा, हाँ ये। अब इमोशनल जो है सेल्फ अवेयरनेस वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ख़ुद को समझने के लिए। तो ये शट फ्रेमवर्क है। शट फ्रेमवर्क में देखो, ये हमारे स्टैंड फॉर सैड, टेंडर, एक्साइटेड, हैप्पी, स्कैर्ड और एंग्री। ये हमारे 6 फीलिंग्स हैं। तो हम इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस को अगर एक्सपेंड करना है तो हमें हर बार ये खुद को रिव्यू करना पड़ेगा कि हम किस पोजीशन पे हैं, कौन सा इमोशन स्टेट पे हैं। तो सैड है, एंग्री है, स्कैर्ड है, हैप्पी, स्कैर्ड डरे हुए हैं क्या, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला तो डरे हो जाता है, तो बस वही है। तो इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन खुद को सेल्फ अवेयर रखता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो उसके हिसाब से डील करता है। ये देखो कुत्ते की आवाज़ आ रही है, ये भी यही बोल रहा है, समझ जाओ लौंडो। तो इस तरह से हम ये देखे कंपोनेंट्स, सेल्फ अवेयरनेस, ये रहा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, थैंक यू।